हेलो एंड वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एल्पाइन क्लासेस। एल्पाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका दोबारा से स्वागत है। कल हमने इकोनॉमिक्स के अपने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखा। इकोनॉमिक्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, एक बार मैं अगर आपको फिर से रिवाइज करा दूं तो इकोनॉमिक्स में हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स को हम ये ओरिजिनेट कैसे हुआ। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज़ माइक्रो एंड अनदर वन इज़ मैक्रो। ये एक बस आपको रिकैप कराया जा रहा है ताकि आप कल के लेक्चर से दोबारा से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो आपने अभी तक देखा कि माइक्रो एंड मैक्रो ये दो पार्ट हैं और फिर हम इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देख रहे थे। और मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक्स स्टडी की जाती है स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स के लिए। किसके लिए? स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें अपनी कंट्री में स्टडी करना है किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम को, किसी एक पर्सन की इनकम को जब हम स्टडी करेंगे दैट इज़ कवर्ड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब हम पूरे कंट्री की, पूरे इकोनॉमी एज अ होल की जब इनकम को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल जो नेशनल इनकम आपका टॉपिक होता है इकोनॉमिक्स में, उसमें हम क्या करते हैं कि पूरे इकोनॉमी की स्टडी करते हैं। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये हमारी कल की क्लास का रिकैपिचुलेशन था, ठीक है। तो आज हम अपना जो स्टडी है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये इंट्रोडक्शन में मैंने कल आपको बताया था कि एरिस्टोटल ने इकोनॉमिक्स को हाउस होल्ड के टर्म में डिफाइन किया। उसके बाद चाणक्य विष्णुगुप्त, उन्होंने साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा, वो भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वो टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताया था कि वो इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी से कैसे कनेक्टेड है। इकोनॉमी जो है वो पॉलिटी से कैसे कनेक्टेड है, कैसे मैंने आपसे बताया था। अगर एक बार फिर से आप देखें तो मैंने बताया था कि कोई भी एम्पायर, कोई भी बिजनेस एम्पायर हो या किसी कंट्री का एम्पायर हो, उसको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? मनी की। तो किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट होती है। और चाणक्य ने अपने स्टार्टिंग टाइम में ही इस चीज़ को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लिया था कि अगर उन्हें जो अपने एम्पायर को, अपना साम्राज्य जो उन्होंने बनाया था, अगर आप हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो आपने 10th में 9th में इस चीज़ को स्टडी किया होगा कि मौर्यन एम्पायर, ठीक है, मौर्य जो एम्पायर था उसकी इस्टेब्लिशमेंट चंद्रगुप्त मौर्य के थ्रू चाणक्य ने कराई थी। और चाणक्य को ये अच्छे से पता था कि अगर मुझे पॉलिटिक्स चलानी है तो मुझे इकोनॉमी की ज़रूरत है। तो उन्होंने एक बुक लिखी थी दैट इज़ अर्थशास्त्र। और मैंने कल भी आपको नोट कराया था कि आप इस पॉइंट को बहुत ध्यान देंगे कि ये चीज़ें आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। यहाँ से शॉर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि नेम द बुक रिटन बाय चाणक्य या नेम ऑफ द राइटर ऑफ अर्थशास्त्र, द बुक अर्थशास्त्र, ठीक है। तो ये था हमारा कल का बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने ये देखा कि इकोनॉमिक्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ योर क्लासिकल एरा, नियो क्लासिकल एरा एंड मॉडर्न एरा, ठीक है। तो वो 3 पार्ट्स क्या क्या हैं? क्लासिकल एरा, नियो क्लासिकल एरा एंड मॉडर्न एरा, ठीक है। तो क्लासिकल एरा इन द सेंस जो प्रीवियस टाइम में जो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज दी गई, डेफिनेशंस दी गई, वो क्लासिकल एरा में थी। मॉडर्न वर्ल्ड में जो अभी हम जहाँ सस्टेन कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशंस दी गई हैं दैट इज़ योर मॉडर्न एरा। और बची है आपकी नियो क्लासिकल। नियो क्लासिकल इन दोनों के बीच में आती है, इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करती है नियो क्लासिकल एरा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में वेलफेयर कितना हो रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग ये पार्ट्स में हम देखें तो अलग अलग पार्ट्स के स्टडी का जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, ओके। इन क्लासिकल हम ये देखते हैं कि हमारी वेल्थ कैसे आ रही है, किसी भी कंट्री में जो हमारी वेल्थ है वो कैसे आ रही है और वेल्थ कितनी है कंट्री में, ठीक है। इसकी स्टडी हम करते हैं क्लासिकल में, ठीक है। तो इट इज़ रिलेटेड टू मनी एंड प्राइस कि आपने पैसा दिया, सामान आपको मिला, या लेबर है उसने वर्क किया, आपने उसको सैलरी दी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसमें कवर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे कुछ लोग जो थे, कुछ इकोनॉमिस्ट थे, फॉर एग्जांपल इसकी जो डेफिनेशन है वो आपके एडम स्मिथ, जॉन मिल, जेबी से, एफ ए वॉल्कर, इन लोगों ने, या रिकार्डो, एक और नाम मैं मेंशन करूं रिकार्डो, इन लोगों ने आपको जो डेफिनेशन दी वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की थी।
पर वक्त के साथ जब कुछ और रिसर्चेस हुई और कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की गई तो वहाँ कुछ इकोनॉमिस्ट के जो ओपिनियन थे वो इन लोगों से डिफरेंट थे। उनको ऐसा लगा कि नहीं, सिर्फ वेल्थ पे या सिर्फ पैसे पे ही कोई देश नहीं चल सकता। ठीक है, तो कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, मैंने ये बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एक लेबर है, उसको आप जॉब पे हायर करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं आपको टाइमली मंथली पेमेंट दूंगा, ठीक है, या आप उसको आवरली पेमेंट देते हैं और आप उससे कहते हैं वर्क करो, और कंडीशन जो है वर्क की वो अनहाइजेनिक है, वहाँ मतलब गंदगी है, हीट बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप उससे 15 घंटे 20 घंटे आप उससे कोल्लू के बैल की तरह आप वहाँ काम करा रहे हैं। ठीक है, और आप उसको एंड में पैसे दे दे रहे हैं। तो मेरा कहना ये था कि उस पैसे का वो पर्सन करेगा क्या? उस पैसे से उसकी हेल्थ खराब, वो उस पैसे को लेके क्या करेगा? इन द सेंस वो उतना काम करेगा, उसकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी, उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाएगी, पर्सनल लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा, अपने खुद के डेवलपमेंट पे या अपने हेल्थ पे वो टाइम नहीं दे पाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि उसका बहुत लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि नहीं, सिर्फ मनी पे बात नहीं होगी, वेलफेयर पे होगी। वेलफेयर यानी उनकी भलाई पे, कि वो फिजिकली हेल्दी रहे, मेंटली हेल्दी रहे, उनकी फैमिली लाइफ अच्छी रहे, सोशल लाइफ अच्छी रहे। ठीक है, इन सारे कॉन्सेप्ट पे जो बात हुई तो वहाँ से डेफिनेशन आई वेलफेयर की। इन लास्ट आती है आपकी डेफिनेशन, वो है मॉडर्न एरा। मॉडर्न एरा यानी कि अभी का जो टाइम हम लोग जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, साइंस ऑफ स्कैरसिटी। ये मैं बस आपको रिकैप करा रहा हूँ जल्दी जल्दी कि कल की चीज़ें जो हैं वो आपके माइंड में फ्रेश रहें। ठीक है, तो साइंस ऑफ स्कैरसिटी में क्या था सर, कि चीज़ों की कमी है। ठीक है, मॉडर्न टाइम्स में चीज़ों की कमी है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ इन तीनों का एक स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं, वैसे आपको इसका PDF हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसमें तीन टॉपिक इसमें है, साइंस ऑफ स्कैरसिटी, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड वांटलेस। ठीक है, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक स्कैरसिटी। स्कैरसिटी अगर मैं डिफाइन करूं तो स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी अगर हम एक इंडिविजुअली इस वर्ड को स्टडी करें, स्कैरसिटी, ठीक है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। कल मैंने आपको बताया था कि हमारी जो नीड्स एंड वांट्स, अभी हम इसमें फर्दर बाइफर्केशन करेंगे कि नीड एंड वांट में क्या डिफरेंस होता है, लेकिन मैंने बताया था कि हमारी नीड्स और वांट्स ये क्या है? ये है सर अनलिमिटेड। मतलब हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है। हमें कोई भी एक चीज़ मिलती है, हमारी इच्छा उससे बड़े की हो जाती है। कोई और चीज़ अचीव होती है, हम चाहते हैं कि उससे भी ज़्यादा मिले। फॉर एग्जांपल, जिसके पास बाइक है उसको इच्छा है कि उसके पास कार हो जाए, जिसके पास कार है वो चाहता है कि उसके पास और लग्जरी कार हो जाए, और जो लोग रोल्स रॉयस वगैरह जैसी कारों में ट्रैवल करते हैं वो चाहते हैं कि उनके पास अपना प्राइवेट जेट हो जाए। ठीक है, तो ये इच्छाएँ हैं, इंसान की इच्छाएँ कभी पूरी नहीं होती। तो उसी हिसाब से हम क्या कहते हैं कि नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। नीड्स एंड वांट्स जो हमारी हैं वो अनलिमिटेड है। ठीक है, और इनको नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो, अब इसको पूरा कैसे करेंगे? पैसे से। पैसे से ऑफ कोर्स हम अपनी नीड्स को पैसे पूरा करेंगे, या अगर किसी कंट्री की नीड्स को पूरा करना है, उसको जो प्रोडक्ट्स वगैरह चाहिए उसको हम उस कंट्री में पाए जाने वाले रिसोर्सेस से पूरा करेंगे। ठीक है, तो इन सारी नीड्स और वांट्स को पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए? वो है रिसोर्सेस। पर अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है कि नीड्स एंड वांट्स तो अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज लिमिटेड है। इवन कंट्री के जो रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, कुछ वक्त पहले तक गौतम अडानी जी थे, अभी मुकेश अंबानी जी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बदलती रहती हैं कौन रिचेस्ट है, पर मेरा कहने का जो पर्सपेक्टिव ये है कि रिचेस्ट पर्सन ऑफ इंडिया और इवन द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का भी जो सबसे अमीर आदमी होगा, वो भी अपनी सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकता। क्यों? कि कहीं ना कहीं उसके रिसोर्सेज लिमिटेड है, कहीं तो उनका पैसा ख़त्म होगा। कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब उन्हें लगेगा कि हम नहीं, हमारे पास अगर हम सारे रिसोर्सेज भी लगा लें तो हम उस चीज़ को खरीद नहीं सकते। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो इसी लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके इन्हीं अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना,
इन लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके इन अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना, किस तरह से हम इसका क्या करें, बेस्ट पॉसिबल यूज़, हम अपने इन रिसोर्सेस का किस तरह से बेस्ट पॉसिबल यूज़ करें ताकि हमारी ये इच्छाएं मैक्सिमम पूरी हो जाएं, ठीक है, ज़्यादातर इच्छाएं हमारी पूरी हो जाएं। तो ये था सर कल का हमारा रिकैप्चुरेशन, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं हमसे, हमारे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपको आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हों, अभी तक जो भी स्टडी हमने की उससे आप रिलेटेड डाउट्स कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और आपने जो भी आपकी क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हो, आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई कल की बात। आज हम एक नया एस्पेक्ट, इसका जो फर्दर जो कंटिन्यूएशन है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डेफिनेशंस को हम आज डिटेल में देखेंगे। कि अभी तक तो बात हो गई कि ठीक है भाई, वेल्थ डेफिनेशन है, वेलफेयर डेफिनेशन है, स्कैर्सिटी आपका वो क्या बोलते हैं मॉडर्न एरा का है, ठीक है। तो क्लासिकल, नियो क्लासिकल, मॉडर्न, ये बाइफर्केशन हमने देखे, ठीक है। अब टाइम आता है जब हमें इन बाइफर्केशंस को डिटेल में देखना है, ठीक है। तो अब हम इन बाइफर्केशंस को डिटेल में देखने जा रहे हैं एक एक करके। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमारे सामने आता है दैट इज वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन, ठीक है। तो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन की जब बात आती है तो हम इसमें देखेंगे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशंस में इकोनॉमिक्स अ सब्जेक्ट कंसर्न विथ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स बेसिकली कंसर्न है नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन को जानने में, कि आपके जो देश की संपत्ति है वो किस तरह की है और वो कैसे वो आ रही है, ठीक है, उसका नेचर कैसा है और उसके डेवलप होने के कॉजेस क्या क्या हैं। सो बेसिकली उन्होंने दो चीज़ों पे फोकस किया कि वेल्थ ऑफ नेशन, किसी पूरे देश की जो इनकम है वो कैसे है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ समझने के लिए, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो एग्रेरियन इकोनॉमी है, ठीक है। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब होता है ऐसी इकोनॉमी जिसका मैक्सिमम इनकम जो होता है वो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर से हम अगर आप अपने नेशनल इनकम का बाइफर्केशन देखेंगे तो उसमें 3 सेक्टर होते हैं, आपके जो एग्रीकल्चरल सेक्टर, फिर आपका होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर और लास्ट होता है आपका सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो हमारी इंडिया का जो मेजर इनकम कॉन्स्टिट्यूट होता है वो होता है एग्रीकल्चर से। तो अगर हम इंडियन इकोनॉमी का अगर हम नेचर ऑफ वेल्थ देखेंगे तो एग्रेरियन इकोनॉमी हम उसको कहते हैं। अब कॉजेज ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि वेल्थ आ कैसे रही है, उसका क्या क्या वजह, ऐसी क्या क्या कारण है जिसकी वजह से वो वेल्थ जनरेट हो रही है, डेवलप हो रही है। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी वेल्थ डेवलप कैसे हो रही है, हम उस वेल्थ को इंक्रीज नहीं कर सकते, ठीक है सर। सो नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ आप ये याद रखेंगे कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन में एडम स्मिथ की डेफिनेशन आती है, ये अभी मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपको बताया, ठीक है। फिर सेकंड आपके जो इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, अभी आपने इनके बारे में भी लास्ट टॉपिक में इनका सिर्फ नाम पढ़ा था। अब आप देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच ट्रीट्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को सिर्फ वेल्थ के टर्म में ही डिफाइन किया। इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स जो है वो रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ वेल्थ है, कि हम वेल्थ को कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं जे.एस. मिल, ठीक है। जे.एस. मिल ने क्या कहा, जे.एस. मिल ने कहा कि इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ रिलेटेड टू मेल, ठीक है। इन्होंने वेल्थ रिलेटेड टू मेल कहा, यानी कि अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअली अगर हम जाएं तो जनरल जो चीज़ निकल के आती है कि इन तीनों डेफिनेशन से, ठीक है, या लास्ट अगर हम देखें पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ। तो F.A. वॉल्कर का भी यही कहना था कि जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी है या इकोनॉमी है वो बेसिकली रिलेटेड टू वेल्थ है, ठीक है। वो पार्ट ऑफ नॉलेज है कि अगर हम पूरे नॉलेज को, ये अगर हमारी पूरा नॉलेज बेस है, ठीक है, तो इसमें से इन्होंने कहा कि ये पार्ट जो कि वेल्थ से रिलेटेड है, यही क्या है, इकोनॉमिक्स।
इन्होंने कहा, ठीक है। अगर हम पूरी अपनी नॉलेज बेस को देखें, जैसे हमारे में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका केमिस्ट्री है, साइंस, फिजिक्स, मैथ्स, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, फिलॉसफी है, तो ये पूरे नॉलेज बेस का जो पार्ट जो वेल्थ से रिलेटेड होता है, पैसे से रिलेटेड होता है, मनी से रिलेटेड होता है, उस पार्ट को ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ तक अगर आपने देखा तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ओवरऑल इन सारे इकोनॉमिक्स का जो बेसिक कहना है वो एक ही चीज़ है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इको इज इक्वल्स टू वेल्थ। ये वेल्थ की स्टडी को ही दिखाते हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ा वो हो गया, अगर मैं ऐसे लिखूं वेल्थ, तो इन्होंने इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली सिर्फ वेल्थ के प्रोस्पेक्टिव में स्टडी किया, ठीक है। तो आप, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इंपॉर्टेंट अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, चाहे आप CUET UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, PG के लिए कर रहे हो, या मे बी आप नेट JRF वगैरह के लिए आगे करें, ठीक है। CA फाउंडेशंस में भी इन टॉपिक्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ इससे रिलेटेड चीज़ें यही पूछी जाती हैं। फर्स्ट आपकी कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन जो है, इसके इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे, ठीक है, एडम स्मिथ, JB सेव, JS मिलर, ये लोग, ठीक है। और कभी कभी आपको स्पेसिफिक डेफिनेशन देके नाम पूछ दिया जाता है कि इसको डिफाइन किसने किया। फॉर एग्जांपल आपको ये दे दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट कंसर्न इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस डेफिनेशन को किसने दिया, और वहाँ आपको 4 इकोनॉमिस्ट के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको उसमें से एक सही ऑप्शन चुनना होगा कि कौन सा इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ को देख लीजिए एक बार। ठीक है, तो अभी हमने वेल्थ डेफिनेशन को कवर कर लिया। अब हम अपना जो डिस्कशन है उसको आगे बढ़ाते हैं। अब हम आते हैं वेलफेयर। अब यहाँ देखिए, सोचने की बात ये थी, जनरली पढ़ाई हम लोग करते हैं, हमने वेल्थ पढ़ा, वेलफेयर पढ़ा, उसके बाद हमने आगे की चीज़ें मॉडर्न वगैरह पढ़ लिया। लेकिन यहाँ हमें सोचना है कि यार जब वेल्थ डेफिनेशन थी, ठीक है, इतने बड़े बड़े 3-4 इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी, तो इसकी ज़रूरत कहाँ से आ गई, ठीक है। आपको यहाँ थिंक करना है, यही चीज़ है जो, यही स्टडीज़, यही पढ़ने का तरीका है जो आपको आगे एग्जाम्स में सिलेक्शन दिलाने वाला है। आपको सोचना है थोड़ा, यहाँ आपको रुकना है, 1 मिनट के लिए रुकना है, और ये सोचना है कि जब ये सारी चीज़ें अवेलेबल थीं तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, वाई दिस इज़ रिक्वायर्ड, ओके। क्योंकि यहाँ भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरी दी है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, सोचिए एक बार, ठीक है। यही पढ़ने का असली तरीका होता है, ठीक है। पढ़ते सब हैं, आपको थ्योरीज बुक में दी हुई हैं, आप पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें आ जाएंगी, आप लिख के चले आएंगे। पर जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आते हैं कि ये एक लाइन ख़त्म हुई, ये दूसरी लाइन शुरू हो रही है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में एक चीज़ है, वो है वाई, क्यों इसकी ज़रूरत हुई, ठीक है। इसी वाई को आपको स्टडी करना, और यहीं से क्वेश्चंस जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपको मैंने पहले भी कहा था कि अब आप स्टूडेंट नहीं हैं, अब आप हैं कॉम्पिटिटर। तो आप कॉम्पिटिटर के हिसाब से सोचिए, सिर्फ जनरली लाइन बाय लाइन, कवर टू कवर बुक को पढ़ने से अब आपका कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको अब ऑब्जेक्टिव स्टडी करनी है, थिंकिंग के साथ, सोच के साथ, और चीज़ों को आपको गहराई से समझना है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन के बाद आ गई वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, लेकिन इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन खड़ा होता है, वाई, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो उस वाई का आंसर ये है सर कि इन सारे इकोनॉमिस्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिए वो टाइम के साथ कुछ इकोनॉमिस्ट ने रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। आपके बुक में जो भी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स वगैरह दिए होते हैं वो किसी न किसी साइंटिस्ट ने, इकोनॉमिस्ट ने या फिलोसोफर ने अपने टाइम पे दी होती है, पर वक्त के साथ जब चीज़ें बदलती हैं तो उन थ्योरीज़ को रिजेक्ट करके नई थ्योरीज़ ला दी जाती हैं। जैसे कि पार्लियामेंट में भी आप देखेंगे कि हमारे पॉलिटिशियंस बहुत से पुराने रूल्स को हटा के नए रूल्स ले आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चीज़ वाई का रीज़न आपका जो था वो था इसकी क्रिटिसिज्म, इसका क्रिटिसिज्म इसका क्या है, इसकी कमियां।
क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो इसमें सबसे बड़ी कमी जो इकोनॉमिस्ट को दिखी वो है कि यहाँ ह्यूमन वेलफेयर की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ किसी भी इंसान के भले की बात नहीं हो रही, यहाँ सिर्फ बात ये हो रही है कि आपने पैसा दिया, काम लिया। अब आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका लेबर ज़िंदा है या मर गया या बीमार पड़ गया, उसकी फैमिली में उसका क्या हाल है, उसके बच्चे ठीक हैं कि नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। या रिसोर्सेज को आप बस यूज़ किए जा रहे हैं, डिप्लीट किए जा रहे हैं, फॉरेस्ट को कट किए जा रहे हैं, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पॉल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है या प्रॉब्लम क्या क्या बढ़ रही है। ठीक है, तो ये सारी कमियों के होने की वजह से इस थ्योरी को रिजेक्ट करके एक फर्दर न्यू थ्योरीज दी गई। ठीक है, तो ये था इसका क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने अपने बोर्ड के टाइम में भी बुक में ये चीज़ें मेंशन रहती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि इसका वाई क्यों था। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है दैट इज वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन। तो अब हम इसमें वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन में देखेंगे कि आखिर वेलफेयर की क्या वेलफेयर के एस्पेक्ट्स होते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें कवर की जाती हैं। तो वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1980 बुक, ये एक बुक लिखी गई प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें बताया गया कि इकोनॉमिक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स, जिनको हिंदी में आप कहते हैं सिद्धांत, किन बेसिस पे इकोनॉमिक्स चलेगी, और इन बुक्स में जिक्र किया गया, इस बुक में आपको बताया गया कि वेलफेयर क्या होता है, कि आखिर आपको अपने इकोनॉमी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाना है, लेबर को आपको लॉन्ग टर्म तक अपने फर्म में कंटिन्यू कराना है, ये नहीं कि आप उसको ओवर यूज़ करके और डिप्लीट कर दें। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें डिस्कस की गई। थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, ये दूसरी बुक लिखी गई, प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, कि आपकी ये बुक का ईयर याद रखेंगे और ये किसके अंडर आती है। फॉर एग्जांपल वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन, वेल्थ रिलेटेड में आपको मैंने बताया था कि उसमें एडम स्मिथ इंपॉर्टेंट है और इसमें ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट हम देखें तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ मैन एज ही इज नॉट एन ऑब्स्ट्रक्ट और इकोनॉमिक्स में बट अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो यही मैं आपको अभी बता रहा था, एक बार आप इसे रीड कीजिए। मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विथ मैन एज ही इज नॉट एन ऑब्स्ट्रक्ट और इकोनॉमिक मेनी बट अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। तो यहाँ ये बात कही गई कि इंसान जो होता है, ह्यूमन, जैसे मैं हूँ, आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आई एम योर टीचर। ठीक है, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं कोई मशीन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ रोबोट। ठीक है, मैं एक फ्लैश और ब्लड, फ्लैश यानी कि ये मांस और ब्लड यानी हमारा रक्त, खून, इससे हार्ड मांस का बना हुआ एक इंसान। मेरे काम करने की एक लिमिट है। ठीक है, मुझे अगर आप कहेंगे कि आप सर 15 घंटा पढ़ाइए, 14 घंटा पढ़ाइए, मुझसे वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे लिए क्या, किसी के लिए पॉसिबल नहीं। और अगर मैं कुछ दिन करूँगा ना तो थोड़े दिन बाद मैं सर सुंदरलाल BHU में एडमिट हो जाऊँगा। ठीक है, तो ये अगर मैं कह रहा था आपसे कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स कंसर्न विद द मैन एज ही इज़ नॉट एन ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, वो कोई ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है, वो कोई मशीन नहीं है। ठीक है, आपका लेबर जो है वो भी एक इंसान है, उसको भी दर्द होता है, पेन होता है, वो बीमार पड़ सकता है। ठीक है, उसकी डेथ हो सकती है। ह्यूमंस के साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो उनकी डेथ होनी है, पक्की, एक दिन सबकी होनी है। तो इंसान के साथ ये चीज़ है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो फ्लैश और ब्लड का बना हुआ एक इंसान है। तो अगर वो अनहाइजेनिक कंडीशंस में या बहुत ज़्यादा काम करेगा ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसकी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल दूँ तो अमेरिका में एक कहावत बहुत फेमस है। क्या है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर, डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, आम भाषा में शुगर कहते हैं, कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर नहीं है, इसका मतलब आपने ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया। अब सोचिए, ये उनकी मेंटालिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, कि काम ऐसा नहीं है कि काम ऐसा कीजिए कि आपकी हेल्थ ही ख़राब हो जाए। काम आप किस लिए करते हैं, ताकि आप अर्न कर सकें और अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। ठीक है, अगर वो वर्क आपकी हेल्थ को ही अगर डिप्लीट कर देगा, ख़राब कर देगा, तो वो काम किसी लायक बचा नहीं। ठीक है,
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि वेलफेयर डेफिनेशन में हम स्टडी करेंगे कि इंसान को हमें इंसान की तरह देखना है, ना कि एक ऑब्स्ट्रक्ट यानी मशीन की तरह या किसी ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड in the ordinary business life. It's example that the part of individual social action which is most closely connected with attainment with the use of material characteristics of well-being. यही मैं आपको बता रहा था कि हम अर्न किस लिए करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। तो यहाँ यही बात मार्शल, जो कि एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को यहाँ वेलफेयर डेफिनेशन मेंशन की है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ वेल्थ, पर अब चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब इकोनॉमिक्स जो है वो मैनकाइंड की पढ़ाई है। मैनकाइंड इन सेंस इंसानियत, इंसान के बारे में हमें पढ़ना है। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, ठीक है, उसकी ऑर्डिनरी जो डेली लाइफ है, वर्क लाइफ है, उससे रिलेटेड हमें उसकी स्टडी करनी है। It examples that part of individual social action which is closely connected with attainment and use of material characteristics of well-being. और उसकी जो पूरी लाइफ है, उसकी लाइफ के उस पार्ट को हमें स्टडी करना है, जो पार्ट हमारा जो है वो अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक ऑफ वेलबींग से रिलेटेड, यानी उसके वर्क से रिलेटेड है। क्यों वर्क से? क्योंकि जब हम वर्क करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, अर्न। वर्क से ही हमारी अर्निंग होती है, ठीक है। आपके पेरेंट्स जॉब कर रहे होंगे या उनके जो बिजनेस होंगे, उसमें वो वर्क करते हैं, उससे उनकी अर्निंग होती है, ठीक है। तो यहाँ आप देखें अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक। तो जब आप मटेरियल रिक्वेस्टिक जो अर्निंग मनी है उसको आप अर्न कर लेंगे, फिर आप उसको यूज़ करते हैं। एक बार आपकी सैलरी आ गई या बिजनेस से जो आपके प्रॉफिट्स आ गए, वो आने के बाद आप क्या करते हैं? आपके पेरेंट्स, आप अपने घर में देखते होंगे, वो आपके लिए नए कपड़े लाते हैं, आपके एजुकेशन में खर्च करते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस जो भी, अगर घर में कभी कोई बीमार पड़ गया, या आपके घर को डेकोरेट कराते हैं, पेंटिंग डेकोरेशन वगैरह करते हैं। तो वो क्या है? वो मटेरियल रिक्वेस्टिक्स है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, भौतिक जो आपके सुख होते हैं। लोगों को अगर इनकम बढ़ती है, किसी को एसी की रिक्वायरमेंट है, अभी गर्मी आ रही है, बहुत लोगों घर में जिनकी इनकम अच्छी होगी वो एसी वगैरह लगाएंगे, ठीक है, कार लेंगे, ठीक है। तो ये मटेरियल रिक्वेस्टिक्स है ऑफ वेलबींग, जिससे हमारी लाइफ अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, ठीक है। तो ये मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग को हमें अटेन करना है और यूज़ करना है, ठीक है। अटेन भी करना है और यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने बहुत अच्छी एक ब्रांडेड कार ले ली, ठीक है, उसको आपने अपने घर में खड़ा कर दिया, पर आपका काम ऐसा है कि आपको उस काम से टाइम ही नहीं मिलता कि आप उसके साथ, उस कार में अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा सकें, ठीक है। तो वो मटेरियल रिक्वेस्टिक्स को आपने अर्न तो कर लिया, पर आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आपकी वेलबींग जो है वो नहीं हो पाएगी। तो वेलबींग के लिए ज़रूरी क्या है कि एक तो मटेरियल रिक्वेस्टिक्स को हम अर्न करें, और अर्न करने के साथ साथ उसको हम यूज़ करें, ठीक है। जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमारी लाइफ बेटर नहीं बनेगी, ठीक है। तो आप ये चीज़ देख लीजिए। अब तक जो हमने इसमें रिवाइज किया, स्टडी किया, इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इज़ एग्जाम्पल्स that part of individual social action which is closely connected with attainment and with the use of material characteristics of well-being. तो ये चीज़ें थी सर। अब तक हम यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब हमारा जो फोकस है वो वेल्थ से शिफ्ट होके अब ह्यूमन के वेलफेयर पे आ गया है कि वेल्थ तो आ गई, पर वेल्थ का यूज़ कैसे करेंगे, और जब तक यूज़ नहीं करेंगे उस वेल्थ से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट मूविंग फर्दर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और उसमें देखिए, उसमें चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, ये एक बुक लिखी गई थी, ये भी आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें जहाँ भी आए ना, आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में अलग से स्टार मार्क करके मेंशन कर लिया कीजिए, ठीक है। नोट्स कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो ये बहुत सेलेक्टेड नोट्स हैं, लेकिन जब हम स्नैप में नोट्स बनाते हैं, जब फ्लैश कार्ड्स में बनाते हैं, जब हमको ये पूरा सब्जेक्ट एक दिन में रिवाइज़ करना होता है,
पता है पढ़ाई करने का सबसे अच्छा तरीका पढ़ाई करने का ये है कि आप पूरे सब्जेक्ट, पूरी बुक को एक दिन में कैसे ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, जिस दिन आप ये कला सीख जाएंगे ना कि एक दिन में बुक को कैसे ख़त्म करना है, उस दिन आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी मैं आपको टाइम के साथ वो भी आपको उसमें भी गाइड करूँगा कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, आपको फ्लैश कार्ड कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे आप ये छोटे छोटे कार्ड्स बनाएंगे और इसमें चीज़ों को बुलेट पॉइंट में लिखेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको वक्त के साथ करा दूँगा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम करीब आएगा हम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ करेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक, ये भी एक बुक लिखी गई, एलिमेंट्री पॉलिटिकल इकोनॉमी बुक। द एम ऑफ इकोनॉमिक्स, अब यहाँ देखिए ई कैनन के वर्ड्स में क्या कहा जा रहा है, द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल कॉजेस ऑन विच द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि एम क्या है अब इकोनॉमिक्स का एम है उन जनरल कॉजेस को, उन कारणों को एक्सप्लेन करना। ऐसे पढ़ते हैं डेफिनेशन, ऐसे आपको तोड़ तोड़ के इसको पढ़ना होगा, तब ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से समझ में आएगी और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेंगी। सिर्फ अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ के और उसको मेमोराइज़ कर लेंगे ना, अगले दिन भूल जाएंगे उसको। तो उसको अपने माइंड में डीप समझने के लिए आपको यही करना है कि एम क्या है इकोनॉमिक्स का, उन जनरल कॉजेस को एक्सप्लेन करना ऑन विच द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स, उन जनरल कॉजेस को एक्सप्लेन करना जिस पे मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ आपकी मतलब स्पिरिचुअल बेनिफिट्स की बात नहीं की जा रही, या मटेरियल बेनिफिट्स की। बहुत लोग हैं जिन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, अपना घर परिवार छोड़ दिया, सेक्रीफाइस करके त्याग करके, वो भी खुश हैं। ठीक है, पर उस खुशी की स्टडी हम इकोनॉमिक्स में नहीं करते। इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं मटेरियल वेलफेयर, कि जो भी मटेरियल ऑब्जेक्ट से जो भी आपको हैप्पीनेस मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, नॉर्मल टच स्क्रीन फ़ोन यूज़ करते हैं, और आपको अचानक से आईफोन दे दिया जाए, तो वो आईफोन लेके आपको जो हैप्पीनेस मिलेगी ना, आपके फ्रेंड्स के बीच में जो आपका स्टैंडर्ड आप दिखाएंगे, ठीक है, वो स्टैंडर्ड मैंने इसलिए फोकस किया, क्योंकि आईफोन वगैरह ये सब जो हैं ये फ़ोन नहीं है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शो करते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जब आप दिखाएंगे तो वो आपके मटेरियल वेलफेयर में आएगा। तो मटेरियल वेलफेयर में वो उन सारी ऑब्जेक्ट्स की बात होती है, मटेरियल थिंग्स की, कार है, मोबाइल है, पर्स है, ठीक है, जो लेडीज़ हैंडबैग काफ़ी महंगे महंगे आते हैं प्राडा वगैरह के। ठीक है, तो जो भी लग्जरी आइटम्स हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, वो जो सुख देती है ना, वो मटेरियल वेलफेयर होता है। तो एक बार अगर फिर से देखें तो इकोनॉमिक्स का एम अब ई कैनन के लैंग्वेज में क्या हो गया, ई कैनन ने कहा कि अब एम है इकोनॉमिक्स का कि उन जनरल कॉजेस को एक्सप्लेन करो, उन जनरल कॉजेस को एक्सप्लेन करो जिससे मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन जिस चीज़ से हो रहा है, जैसे आपका वेलफेयर कैसे होगा, आपको खूब अच्छी पॉकेट मनी मिल जाए, ठीक है, आपको जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, आपका नया नया एडमिशन हो रहा है, बहुत लोग डिमांड करेंगे पेरेंट्स से कि हमें एक अच्छी बाइक, स्पोर्ट्स बाइक मिल जाए, ठीक है, फ़ोन वगैरह है, आईपैड है, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल थिंग्स हैं। तो मटेरियल थिंग्स से जो आपको बेनिफिट मिलेगा उसको हम स्टडी करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट वेलफेयर डेफिनेशन। एक बार फिर से मैं सारे पॉइंट्स आपके सामने कर दे रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले जो चीज़ हो गई वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक, प्योर इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू, मॉडर्न इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द मैन एज ही इज़ नॉट एन ऑब्स्ट्रक्ट इकोनॉमिक्स बट अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। ठीक है, तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि इंसान जो है वो कोई मशीन नहीं है, वो क्या है, एक फ्लैश और ब्लड से बना हुआ, एक हार्ड मास से बना हुआ इंसान है जिसके काम करने की एक लिमिट है। उसके बाद चीज़ें आगे क्या थी कि आपको ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में जो एक्शन वगैरह है, मटेरियल यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग, वही है कि मटेरियल चीज़ों का यूज़ करके आप अपनी लाइफ को और बेटर कैसे बना सकते हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को ही हम करते हैं वेलफेयर डेफिनेशन। सो आई होप कि आपको वेलफेयर डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है,
उसके बाद ये कुछ बुक्स हैं जो कि वेलफेयर डेफिनेशंस के एस्पेक्ट में लिखी गई हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। द एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू एक्सप्लेन जनरल कॉजेज विच मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन डिपेंड्स। ये भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि हमारे क्या क्या एम है जिस पे हमारे जो वेलफेयर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मटेरियल रिक्वेस्टिक्स हमारे वेलफेयर को दिखाती हैं। तो ये स्कैरसिटी डेफिनेशन आती है, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्कैरसिटी डेफिनेशन। तो स्कैरसिटी को तो हम शुरू से आपको बताते जा रहे हैं, स्कैरसिटी का एक ही मतलब होता है कमी। जो आपकी वांट है वो क्या है सर, ज़्यादा है। ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वाला आपको अगर याद होगा, ये बचपन में आप करते थे मैथ में। तो वांट जो है आपकी ज़्यादा है और रिसोर्सेज आपके कम है। तो जब आपकी वांट रिसोर्सेज से ज़्यादा है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, ये अगर एक शब्द ना रहे ना, ये स्कैरसिटी, ये इतना इम्पॉर्टेंट शब्द है कि इस पे ही पूरी इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। अगर इकोनॉमिक्स में से स्कैरसिटी ख़त्म हो जाए, अगर देश में दुनिया में सबको सब चीज़ मिल जाए, उतने रिसोर्सेज मिल जाए जिससे सबकी इच्छाएं पूरी हो जाए, ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स पढ़ते ही इसीलिए हैं क्योंकि चीज़ें कम हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उन कम चीज़ों का अच्छे से अच्छा यूज़ करें ताकि सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आपको ये पता रहे, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स जो है वो यहीं से ओरिजिनेट होता है, स्कैरसिटी से। स्कैरसिटी ख़त्म, इकोनॉमिक्स ख़त्म, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स की स्कैरसिटी डेफिनेशन क्या कहती है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज द ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज, ठीक है, ये वो साइंस है जो स्टडी करती है क्या, ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है किस चीज़ के रिलेशन में, एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूज। उन एंड और स्केयर मीन्स का मतलब होता है आपके रिसोर्सेस, वो एंड और स्केयर मीन्स वो रिसोर्सेस, समझे, जिनके अल्टरनेटिव यूज हैं। अल्टरनेटिव यूज का मतलब होता है मोर देन वन यूज, जिसके मोर देन वन यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम देखें, मान लीजिए कि आपके मम्मी जो हैं उन्होंने 1 लीटर मिल्क लिया। क्या लिया, 1 लीटर मिल्क। अब 1 लीटर मिल्क आपके मम्मी ने लिया। अब इस 1 लीटर मिल्क का बहुत सारा यूज़ है। इससे आप चाय बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, इससे टी बना सकते हैं, इससे आप कोई स्वीट बना सकते हैं, ठीक है, जैसे खीर बहुत लोगों को पसंद होती है। इस 1 लीटर मिल्क से आप टी बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं, इससे आप कर्ड बना सकते हैं, दही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक रिसोर्सेज है, ये 1 लीटर मिल्क जो है ये आपका ये रिसोर्स है, और इस रिसोर्स के ये एक से ज़्यादा यूज़ है। ऐसे ही देश में होता है, ऐसे ही इकोनॉमी में होता है, ऐसे ही पूरी दुनिया में होता है। कोई भी एक सामान जो है ना, कोई भी एक चीज़ है, उसका बहुत सारा यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ तो मान लीजिए कि अगर कंट्री है, ठीक है, कंट्री में अगर गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं 1000 करोड़ रुपीज़ है, अब गवर्नमेंट चाहे तो उससे हाईवेज बना सकती है, एक्सप्रेसवेज बना सकती है, या उसको चाहे तो पब्लिक के जो स्कीम्स चलते हैं, सोशल सर्विस स्कीम, आपको स्कॉलरशिप दे सकती है, ठीक है। तो वो उस पैसे का बहुत सारा यूज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे यूजेस में क्या होता है ना कि हमें कुछ यूजेस को चुनना पड़ता है, और कुछ को सेलेक्ट करने के लिए कुछ को हमें निगलेक्ट करना होता है, छोड़ना पड़ता है। तो 1 लीटर मिल्क के ये हो गया डिफरेंट, अभी बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं, ये तो मैंने 3 आपको समझाने के लिए बताया। तो ये हो गए आपके रिसोर्सेज, और ये हो गए आपके वेरियस अल्टरनेटिव यूजेस, ठीक है। तो यहाँ तक बात आ गई रिसोर्स इकोनॉमिक्स की, कि जिसमें मैंने आपको ये बताया कि रिसोर्सेज जो होते हैं,
रिसोर्सेज जो होते हैं वो मीन्स जो होते हैं वो होते हैं रिसोर्सेज, और उसके अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं, यानी कि मोर देन वन यूज़ होते हैं, एक से ज़्यादा उसके इस्तेमाल होते हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक ये बुक लिखी गई थी, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ये बुक थी जिसमें स्कैरसिटी के बारे में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। उन्होंने बताया, जैसे स्टार्टिंग में हमने वेल्थ में पढ़ा, तो वेल्थ में आप वेल्थ अटेन करते जाएंगे, पर एक ऐसा पॉइंट आएगा ना जब आपके पास लेबर बचेगा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप एक लेबर का एग्जांपल लें, अगर मैं कहूँ कि एक लेबर है, ठीक है, इससे मैंने कहा कि भाई तुम वर्क करो, कितना, 8 आवर्स, तो मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा कितना, 1000 मैं पेमेंट दूंगा, ये मान गया। फिर मैंने उससे कहा कि यार तुम 4 घंटा एक काम करो कि 4 आवर्स तुम ओवर टाइम कर लो, इसके लिए मैं तुम्हें 500 अलग से दे दूंगा। ठीक है, तो इसको टोटल मिल गए 1500। इसने भी सोचा कि चलो भाई घर में ज़रूरत है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, चलो 4 घंटा और काम कर लेते हैं। अब इसका वर्क आवर कितना हो गया सर, 12 आवर्स। अब 12 घंटे काम करके इसको 1500 रुपये मिल गए। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए आपके पास अचानक से कोई और काम आ गया, वर्क आ गया, और इस लेबर से आपने कहा कि बस कुछ नहीं, 4 आवर्स और इस 4 आवर्स के लिए ना मैं तुमको 1000 रुपये दे दूंगा, जितना तुम 8 घंटे का पाते हो मैं तुमको 4 ही घंटे में दे दूंगा। इसने बोला कि भैया माफ़ करो, हमसे ना हो पाएगा। क्या ना हो पाएगा, क्योंकि हम 12 घंटा काम कर चुके हैं, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब हमारे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि हम 4 घंटा और काम करें। और अगर यहाँ 4 घंटा बैठ के काम करेंगे तो वहाँ हमारे फैमिली को कौन देखेगा, परिवार को कौन देखेगा, बीमार हो जाऊँगा, समझे। तो इसने आपको हाथ जोड़ा और आपको राम राम करके आगे बढ़ गया। तो ये पॉइंट ऐसा आया ना, जब आपका रिसोर्स ख़त्म, अब आप मनी से भी इस रिसोर्स को नहीं खरीद सकते, तो इसीलिए कहा जाता है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए। तो ये चीज़ें थी अब तक की आपकी स्कैरसिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो स्कैरसिटी में अगर आप देखें तो स्कैरसिटी डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट है, स्कैरसिटी डेफिनेशन, और ये इसके पॉइंट्स, 2 ही पॉइंट हैं इसमें, ज़्यादा नहीं है। तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ें ना समझ में। स्कैरसिटी का देखिए बेसिक मतलब स्कैरसिटी का होता है ना कमी, कि किसी चीज़ की कमी है तभी हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, होती नहीं तो पढ़ने की ज़रूरत क्या है, होती नहीं तो यूज़ करते रहते। अब देखिए ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन। अब यहाँ से आपका मॉडर्न में हम एंटर, कहीं ना कहीं चीज़ें मॉडर्न में स्कैरसिटी से चल रही हैं। अब ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन, ग्रोथ सेंटर्ड, अब लोगों को लगा कि यार चलो रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, मान लिया, पर हमें तो ग्रोथ करना है, हमें आगे बढ़ना है, उस रिसोर्सेज को हम कितने अच्छे से अच्छे तरीके से यूज़ करें कि हम उसमें और डेवलप हो जाएं और हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब 1947 में हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, सर खाने के लिए नहीं था हमारे पास, बफर स्टॉक्स ख़त्म हो गए थे। अगर आपने 12th की इकोनॉमिक्स में पढ़ा है तो आपको कंपैरिजन पढ़ाया गया होगा इंडिया और चाइना की इकोनॉमी का, या आप 1947 की इकोनॉमिक कंडीशंस उठा के देखिए। कंट्री में फूड की शॉर्टेज थी, यानी हमारे पास इतना सफिशिएंट स्टॉक नहीं था कि हम अपनी पॉपुलेशन को फीड कर सकें, खिला सकें। बाकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें बनी, 5 ईयर प्लान्स वगैरह बनने लगे कंट्री के। अब वो प्लानिंग जो अथॉरिटी थी उसको बदल के नीति आयोग कर लिया गया है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अगर यहाँ आ गया है तो मैं उस चीज़ को बता दूँ। नीति, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहला, इसका फुल फॉर्म, ये आप पढ़ के जाएंगे। फिर आपका इसका चेयरपर्सन कौन है, ठीक है। और तीसरा कि इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था।
इस्टेब्लिशमेंट। तो नीति आयोग से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी आगे जब टॉपिक्स हम लोग बात करेंगे उसमें मैं आपको नीति आयोग बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपका एक एक डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं बस अभी आपको ब्रीफ कर रहा था नीति आयोग से रिलेटेड, ठीक है। तो ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन की अब बात आती है, ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन की। सो ग्रोथ सेंटर्ड डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन चूजेस with or without money. Economics is the study of how man chooses with or without money to employ scarce resources which have alternative use for the production of various goods and commodities and their distribution in the people and group living in the society. समझे? ये डेफिनेशन मैंने 11th में कभी याद की थी, गिवन बाय सैमुअलसन। वही डेफिनेशन यहाँ मेंशन की गई है। अभी नीचे आप आएंगे तो ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो क्या है? इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मैन चूजेस, ठीक है। मैन का मतलब यहाँ सिर्फ मैन से नहीं है, मैन एंड वुमेन बोथ, ओके। मैन हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी, ठीक है। विद और विदाउट यूज़ ऑफ मनी यानी पैसे का इस्तेमाल करके और बिना पैसा इस्तेमाल किए। टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेस, स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस, वो रिसोर्सेज जो प्रोडक्टिव हैं उनको कैसे एम्प्लॉय करें, ठीक है। टू produce various commodities now and in future among various people and group in the society, ठीक है। तो इसमें ये बात कही गई कि हम कैसे, हम जो मेन हैं वो चूज़ करें पैसे से या बिना पैसे के, ठीक है। बहुत सारे रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल वाटर है, एयर है, ये रिसोर्सेज फ्रीली अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनका यूज़ हम किस तरह से इनको एम्प्लॉय करें, ठीक है। एम्प्लॉय करना यानी कि इनको पुट टू यूज़, इनको यूज़ में कैसे लाएं, ठीक है। अब यूज़ में क्यों लाना है, ठीक है। यूज़ द स्केयर रिसोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ बात आ गई, इनको समझ में आ गया कि रिसोर्सेज स्केयर हैं, तो किस तरह से हम इसका यूज़ करें टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज़ नाउ इन द फ्यूचर अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप इन द सोसाइटी, ठीक है। तो हम इन अपने स्केयर रिसोर्सेज का कैसे, हम अपने इन स्केयर रिसोर्सेज को किस तरह से एम्प्लॉय करें। अब ये तो क्लियर है कि इसको रिसोर्सेज स्केयर है, पर डेवलपमेंट करना है, उसी कम रिसोर्सेज में ही उसका अच्छे से अच्छा यूज़ करके हमें आगे बढ़ना है। तो अब स्टडी का जो ऑब्जेक्टिव हो गया ये हो गया कि आप अपने जो स्केयर रिसोर्सेज हैं उसको किस तरह से आप एम्प्लॉय करेंगे यानी कि उनको काम में किस तरह से लेंगे ताकि आप वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। वेरियस गुड्स एंड कमोडिटीज़ जो भी आपके कंट्री में रिक्वायरमेंट है उसको आप प्रोड्यूस कर सकें, ठीक है। और कब कर सकें? नाउ एंड इन फ्यूचर, ठीक है। अभी तो कर ही लें और आगे चल के उसको फ्यूचर में भी कर सकें। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है ये कॉन्सेप्ट, अभी हम लोग आगे चल के इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ इसके बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इस तरह से आप डेवलपमेंट कीजिए, ठीक है। कंट्री को आप जैसे डेवलप कर रहे हैं, उसमें चीज़ों को एडवांस बना रहे हैं, तो इस तरह से कंट्री का डेवलपमेंट कीजिए कि आज की नीड्स, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, ठीक है। क्या मैंने कहा यहाँ पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि आप अपने रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कीजिए कि आपकी आज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और आपके आने वाले जनरेशन्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। मतलब ये कि आपको रिसोर्सेज को यूज़ तो करना है पर इतना ओवर यूज़ नहीं कर देना है कि रिसोर्सेज ख़त्म हो जाए। पता चला रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, जैसे कोल का यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आप कोल का यूज़ कर रहे हैं, अब आपने कोल को इतना यूज़ कर दिया कि कोल ख़त्म हो गया, कोल बचा ही नहीं कंट्री में, वर्ल्ड में ही कोल नहीं बचा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई अल्टरनेटिव रास्ता नहीं मिला इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, तो ये जितने भी फैंस वगैरह, गीज़र्स आप यूज़ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस,
म्यूज़ियम में इनको रखना पड़ेगा और फ्यूचर जनरेशन को दिखाना पड़ेगा कि देखो ये पंखा है, एक ज़माने में ये घूमता था। कैसे घूमता था? इलेक्ट्रिसिटी से घूमता था। और वो पूछेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे आती थी, तो आप बताएंगे कि कोयले को हम जलाते थे और कोयला जला के हम लोग बिजली बनाते थे। ठीक है, तो ये इट वॉज जस्ट फॉर फन। मेरा कहने का मतलब ये था कि आप रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो आपके प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर दे और आपके फ्यूचर जनरेशन्स की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप लंबे समय तक सस्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, उसके बाद जो बात आती है वांटलेस डेफिनेशन। वांटलेस डेफिनेशन में स्टडीज़ इन एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी बुक, ये बुक आपको मेंशन की गई है वांटलेस डेफिनेशंस में। ये आपके लिए अभी उतना नहीं है, काफ़ी हायर लेवल स्टडीज़ में इसको पढ़ा जाता है। अभी आप इससे रिलेटेड इतना पढ़ लीजिए कि ये एडवांस इकोनॉमिक्स थ्योरी बुक है जेके मेहता की। इसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया गया। ये काफ़ी मॉडर्न टॉपिक है। ठीक है, मॉडर्न टॉपिक हो जाने की वजह से इसको बस अभी आपको ब्रीफ में इसके बारे में जानकारी चाहिए। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि अलग अलग डेफिनेशंस को डिटेल में हम लोग कैसे पढ़ते हैं। आज के लेक्चर का जो टॉपिक था वो था वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, या इन डिफरेंट टाइम्स जो भी डेफिनेशंस दी गई हैं उनका डिटेल एक स्टडी हमने किया। अगर एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूं चीज़ें, तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न एरा। ठीक है, क्लासिकल में बात हुई थी सर वेल्थ की। ठीक है, क्लासिकल में बात हुई थी आपके वेल्थ की, तो इसमें बताया गया था कि ये वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है। उसके बाद नियो क्लासिकल की बात आई, जब लगा कि नहीं सिर्फ पैसे से तो काम चलेगा नहीं, वेलफेयर भी होना चाहिए, तब बात हुई वेलफेयर डेफिनेशन की। ठीक है, लास्ट में फिर आपका आता है मॉडर्न एरा जो कि अभी करंटली वर्क कर रहा है। इसमें बात चलती है स्कैरसिटी की, ग्रोथ, डेवलपमेंट, वांटलेसनेस की। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि स्कैरसिटी में क्या होता है, चीज़ों की कमी होती है। तो कमी तो है, पर उस कमी में ही उस चीज़ों का अच्छे से अच्छा यूज़ करके हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है, अपनी कंट्री को ग्रो कराना है और लोगों की इनकम को इंक्रीज़ कराना है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना है। ठीक है, 1980 और 70 के ज़माने में लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, जो ज़िंदगी जिस लेवल पे जी रहे थे, अभी उससे काफ़ी बेहतर है। ठीक है, अभी गाड़ी वगैरह है, अच्छे रोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है। आज के टाइम में आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो सब क्या है, वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की वजह से है। लास्ट है आपका वांटलेस। इट इज़ एन एडवांस टॉपिक कवर्ड इन बुक जेके मेहता। तो अभी आप इससे रिलेटेड इतना ही जानेंगे कि जेके मेहता बुक में वांटलेस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमने इंडिविजुअली देखा कि वेल्थ डेफिनेशन जो है वो कंसर्न विद वेल्थ होती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट के नाम हैं। वेलफेयर डेफिनेशन जो होती है वो ह्यूमन से रिलेटेड होती है और ये कहती है कि इंसान एक मशीन नहीं है। ठीक है, इंसान क्या है, एक फ्लैश और ब्लड से मिलके बना हुआ एक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उसको हमें मशीन की तरह ना ट्रीट करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करना चाहिए। और हम इसमें देखते हैं कि अटेनमेंट हम करेंगे वेल्थ का, पैसा हम कमाएंगे और उससे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि आपके पास मटेरियल रिक्वेस्टिक्स ऑफ वेलबींग आ गए पर यूज़ करने का टाइम ही नहीं है। ठीक है, बहुत से लोग हैं काफ़ी रिच हैं, बहुत उनके पास चीज़ें हैं, पर डायबिटीज़ की वजह से वो एक मीठा नहीं खा सकते। सोचिए कितने मतलब सोचने वाली बात है कि उनके ड्राइवर्स जो हैं, उनके जो घर में वर्कर्स हैं, वो उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, पर वो जो है वो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इतना भी आप वेल्थ अटेन करने में अपने को बर्बाद मत कर लीजिए कि बाद में आप उस वेल्थ को एंजॉय ना कर पाए। ठीक है, तो इसके बाद चीज़ें आती हैं स्कैरसिटी। ठीक है,
वेलफेयर डेफिनेशन में नेक्स्ट थिंग इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मैंने आपको बताया, स्कैरसिटी में होता है कमी, चीज़ों की कमी। क्या क्या कमियां हैं? रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो वांट से कम है और उस रिसोर्सेज के बहुत सारे अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो उन यूजेस, अल्टरनेटिव यूजेस होने की वजह से ही वो उसको रिसोर्सेज स्कैर है, और बाद में हमें उन रिसोर्सेज में सिलेक्शन करना होता है। एक को सेलेक्ट करेंगे कि हम कैसे इस नीड को फुलफ़िल करेंगे, इसको नहीं करेंगे। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम आप मिडिल क्लास फैमिली से ज़्यादातर लोग बिलोंग करते हैं। हम इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारी फैमिलीज़ को बहुत सी ऐसी जो नीड्स हैं उनको सेक्रीफाइस करना होता है। ठीक है, ताकि कोई एक और इम्पॉर्टेंट नीड को फुलफ़िल किया जा सके। ठीक है, आपके पेरेंट्स भी आपके ड्रीम को कंप्लीट कराने के लिए, आपके एजुकेशन को कंप्लीट कराने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं। उसका सर कोई लिमिटेशन नहीं है। आप अगर कभी ध्यान से सिर्फ अपने पापा का चेहरा दो मिनट देखेंगे ना, उससे बड़ा मोटिवेशन आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलेगा कि उस पर्सन ने आपके लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है, कितना कुछ अपनी लाइफ में वो करना चाहते थे, लेकिन वो अपनी फैमिली को देखने के लिए, आपको एक बेटर लाइफ देने के लिए वो अपनी लाइफ को काफ़ी मिनिमम जो है चीज़ों में उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब आप बड़े हो गए हैं, आपको ये सारी चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और उनको प्राउड फील कराना चाहिए कुछ ऐसा अचीवमेंट करके लाइफ में। ठीक है, जिससे उनको लगे कि हाँ ये मेरा लड़का है या मेरी लड़की है, इसने मेरा नाम रोशन किया। आपके नाम से लोग आपके पेरेंट्स को जाने कि अच्छा ये है, आपका बेटा है, यहाँ पढ़ता है, अच्छा बहुत बहुत। जैसे अगर आपका एडमिशन, एक एग्जाम्पल है कि BHU में हो जाता है, ठीक है, तो आपका अपने सोसाइटी में, समाज में काफ़ी नाम होता है कि आपके घर का लड़का अच्छा BHU में पढ़ता है, वाह भाई बहुत अच्छा है। लोग अक्सर आपसे कहेंगे कि मिलेंगे तो कहेंगे कि अरे बेटा वहाँ रहते हो, इतने अच्छी जगह, इतना उसका नाम है, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका नाम है। ठीक है, तो ये सब सपना पूरा करो यार, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, उनको लगे कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं। ठीक है, तो ग्रोथ सेंटर डेफिनेशंस में हमने ये देखा कि हम किस तरह से बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेंगे अपने रिसोर्सेज का, ताकि वो रिसोर्सेज हमारे जो हैं वो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करें। ठीक है, फिर वांटलेस वगैरह था ये चीज़। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कल का रिकैप करा दिया, लास्ट में आपको रिवाइज करा दिया। आपके जो भी जेन्युइन डाउट्स हों आप उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं या हमारी टीम आपको इसके लिए श्योरली रिप्लाई करेगी। और अगर एक बार हम आ जाएँ तो कौन सा चीज़ ये थी कि अभी हम अल्पाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ BHU से रिलेटेड कोर्सेज जो, या CUET जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके लिए आपको BCom, MCom, MBA, NET, JRF वगैरह के लिए भी प्रिपरेशन कराई जाती है, और बाकी भी कोर्सेज हमारे चलते हैं। तो आपको किसी भी इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे या इस फ़ोन नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। हमारे ऑफलाइन बैचेस भी चलते हैं दुर्गाकुंड में, आप वहाँ भी आके अपनी प्रिपरेशन को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको वो लोग पढ़ाते हैं जिन्होंने खुद इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है, तो इससे आपको एक बेटर गाइडेंस की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे अपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंसेस को। ठीक है, कल के लेक्चर में हम लोग फिर से देखेंगे कि हमारे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।